यूपी की सरकार थी उस समय दिलीप जायसवाल ने तकरीबन 200 से 300 बच्चों का दाखिला कराया। वो राजद के और उनके राजद के चाहने वाले मंत्रियों और एमएलए एमपी के बच्चे थे। जो आदमी आपको इंटरेस्ट होगा उसमें, अगर आपको लाभ मिलेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं आप, चाहे अपोजिशन हो या जो मनुष्य है। ये आदमी मूलतः जो है एक इसकी जो जेनेसिस है, उत्पत्ति है, वो भ्रष्टाचार से हुई। बातचीत हो उन तक हम पहुंच चुके हैं, उनके दिमाग में तो हम आ चुके हैं। सब ने जन स्वराज, कल मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था, सैकड़ों बच्चे मिले जन स्वराज के गाने पर थिरक रहे थे। नमस्कार मेरे प्रेस के मित्रों और मेरे मीडिया के सम्मानित सदस्य, मैं आप सबका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरे तरफ से मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि मौजूदा बिहार की जो स्थिति है, इस समय आरोपों का जो दौर चल रहा है और दूसरी तरफ जो एनडीए नेताओं में खलबली मची हुई है और जो करप्शन की जो हाइट्स हो रही है हर जगह, आप देखें कि एनडीए सरकार किस तरह से, इसके मंत्री कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और हमारी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह नहीं, हमारी पार्टी ये जानना चाहती है इन लोगों से कि इन मंत्रियों से जो भ्रष्टाचार की सीमा है ये कहाँ तक जारी है, और रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। और हमारी ये सोच रही है कि इनको कैसे जनता तक पहुँचाया जाए और इनके भ्रष्ट जो आचरण है इनके पिछले 15 सालों के, इनको किस तरह से जनता को आगाह किया जाए कि ऐसे लोग अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। और आपसे मिलने का यही वजह है कि आप इस बात को जनसंचार के इस माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप सबसे जितना हो सके कि आप बताएं कि हम जन स्वराज किस तरह से, हमारा जो सोच है, हमारी सोच किस तरह से काम करेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। मैं एक सवाल भी करना चाहूँगा कि आप अगर कोई सवाल इस तरह से जो आपके इंटरेस्ट में हो, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं आप लोग, हम सब, आप इस 2025 में जो इस तरह की सिचुएशन बनी है जहाँ पर कि लोग कभी गाली, कभी गलौज, कभी अपशब्द, कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इसने गाली दे दिया। लेकिन जनता को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने जनता की योजनाओं के, जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई, आपने लाखों करोड़ रुपया गबन किया, प्रॉपर्टी आपने बनाई, अपने प्रॉपर्टी के अलावे आपने इन्वेस्टमेंट्स बाहर करे, दिल्ली से बाहर किए, देश से बाहर किए, पटना से बाहर किए, और आपने बेनामी ज़मीन खरीदी अपने रिश्तेदारों के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर। आपने नकली ट्रस्ट के ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ रहे हैं। तो मैं कुछ चंद चीज़ों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सर लगातार आपके जन स्वराज के नेता के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके आरोप लगाया जा रहा है, जैसे कि अशोक चौधरी, मंगल पांडे, उनके क्या करना चाहिए? मैं बंधु आपको एक चीज़ बताऊं कि अशोक चौधरी जो मनुष्य है, ये आदमी मूलतः जो है एक इसकी जो जेनेसिस है, उत्पत्ति है, वो भ्रष्टाचार से हुई। ये आदमी जाति की राजनीति का उपज है। इसको हमारे नेता सही रूप में कहते हैं सर्वदलीय नेता। ऐसा क्यों कहते हैं कि इनका जो परिवार है, इनकी जो ओरिजिन है, वो कांग्रेस से लेके आज भाजपा और जदयू प्लस लोजपा, जो भी पार्टी का आप नाम लें, इनके घर में सारे नेता हैं। वो कैसे हैं आप समझिए, इनका एक ही रोल रहा है कि कैसे न कैसे सत्ता में काबिज रहा जाए। अपने बच्चों को कभी किया, सामने किया, इनके पिताजी ने इनको शामिल किया, और ये सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार की ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बिहार में ऐसे लोग भी हैं अशोक चौधरी की तरह जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, और इनसे उम्मीद की जाती है कि व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी भूमिका इनकी होनी चाहिए, पढ़े लिखे भी हैं। इसके विपरीत इन्होंने सिर्फ लूट तंत्र बना रखा है। सबसे पहला इन्होंने काम किया कि अपना लोजपा के टिकट पर अपनी बेटी को पैसा लेके खड़ा किया, उसको जितवाया। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो ये महावीर ट्रस्ट, नैस ट्रस्ट जो है, महावीर मंदिर का ट्रस्ट, जो बड़े देश के बड़े नामी गिरामी स्वर्गीय किशोर कुणाल जी ने बनाया था, उसको भी इसने धूमिल किया है। अब क्या किया इसने, इस ट्रस्ट में जो पैसे दान दक्षिणा में आते हैं, उनके ब्लैक मनी को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ऐसे हथकंडे अपनाए। चूँकि ये बड़े चोर तो है नहीं, इनको ज्ञानी चोर तो है नहीं, ये हैं बहुत ही छोटे कोटि के चोर, इनको पता नहीं है। आप समझिए बात को, घोटाले करने का इनका बड़ा तरीका, छोटा तरीका इनको नहीं मालूम। इन्होंने सारे ट्रांजेक्शन्स को इस तरह से किया है ताकि वो आप इजीली आप ट्रेस कर सकते हैं ट्रस्ट के अकाउंट से। ट्रस्टी कौन है? किशोर कुणाल की वाइफ। उसके बाद इन्होंने इससे तकरीबन 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ पिछले 4-5 सालों में। इस 200 करोड़ में क्या खरीदा गया है
वो चीज़ आप देखें सामने, हमारे नेता ने और हमारी टीम ने भी आपको सबको, प्रेस को पटना में बताया कि ये चीज़ें जो है वो इस हद तक है कि ये इनके पास कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये लूट जो है, ये लूट की जो इंतहा है, ये कब ख़त्म होगी पूछता है बिहार, पूछना चाहेगी बिहार की जनता कि आपने जो इस तरह के ट्रस्ट के जो बेनामी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र ट्रस्ट के द्वारा किए गए, उसके बाद जो ज़मीनें खरीदी गई है, आपकी बेटी, आपके दामाद जो अभी राज्यसभा कोटे पर, उस पर आरएसएस कोटे पर गए हैं, इस तरह से आपने जो पैसों का, पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग किया, टैक्स को इवेड किया, आपने हमारे टैक्स पेयर्स की मनी को और मंत्री रहते हुए अपने पावर का जो गलत इस्तेमाल किया, वो किस हद तक जायज़ है। और आपको ये जवाब देना होगा पब्लिक डोमेन में, और आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको आना पड़ेगा। महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के पैसे को आप काला धन कर रहे हैं, किस आधार पर? मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, महावीर न्यास बोर्ड का पैसा काला धन नहीं है। उस पैसे को डाइवर्ट करना बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी तुक के, बिना किसी प्रयोजन के बेनामी ट्रांसफ़र को हम बात कर रहे हैं। उनके ट्रस्ट में, किसी भी मंदिर का ट्रस्ट बेनामी नहीं होता। उस ट्रस्ट में नॉन टैक्सेबल लोग पे करते हैं, उसको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन तो बोला जा रहा है कि 12 एलटीडी भी है। नहीं, सब कुछ एफसीआरए भी है, एफसीआरए भी है। जो जितने मापदंड हैं, चूँकि ये छोटी व्यवस्था नहीं है, लाखों रुपए रोज़ जमा होता है। ये आज से नहीं, कई दशकों से है। किशोर कुणाल जी ने इसकी स्थापना, इस ट्रस्ट की स्थापना इसलिए की थी कि इससे पब्लिक का एक धर्म के माध्यम से, आस्था के माध्यम से पब्लिक का इसमें भला हो, उसके अंदर अस्पताल खुलें, कॉलेज खुलें, यूनिवर्सिटी खुलें, सब कुछ खुलें। लेकिन इसमें जो अशोक चौधरी जी जिस तरह से इस ट्रस्ट के पैसे का जो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांजैक्शंस जो इनके जो प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इसका प्रॉपर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया गया है। इस चीज़ का जवाब तो बनता है ना। जनता मांगना चाहती है कि आप कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट है, वो प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, तो पब्लिक ट्रस्ट है, तो उस चीज़ में आपको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जो इनके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने निजी स्वार्थ के लिए अपने बच्चे के नाम पर ज़मीन लेना, अपने दामाद मतलब अपने दामाद के शादी के, अपने बेटी दामाद के शादी से पहले, सगाई और शादी के बीच में जो इनका 40-50 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर उनकी चुप्पी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये है इस अशोक चौधरी जी का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, जो जनता को जानना चाहिए। इसलिए हमने आप लोगों से बात की कि इसको आप समझिए और देखिए। लगातार आपके आला कमान के द्वारा आरोप व प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोप व प्रत्यारोप के दौर के राजनीति में किस तरह से आप लोग जनसुराज को देख रहे हैं? देखिए, हम जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, सब पे लगभग आरोप लग चुका है। बिहार के जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो संजय जायसवाल हो या दिलीप जायसवाल, चाहे सम्राट चौधरी, बिहार की जनता को ये समझाना, उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कब तक इन लोगों का असली चेहरा नहीं देख पा रहे। राष्ट्रवाद की, छद्म राष्ट्रवाद की बात करने वाले भाजपा, राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले जो भाजपा है, ये वाजपेयी आडवाणी की भाजपा नहीं है। ये इतने भ्रष्टाचारी हैं जो आप कह सकते हैं कि राजद से भी ज़्यादा, लालू के राज में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा ये सफ़ेद पोस्ट भ्रष्टाचारी हैं। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक इंटेलिजेंसिया, एक नैरेटिव बना के कि आप राष्ट्रभक्ति में हैं, आप राष्ट्र की मतलब भूमिका में हैं और समाज का निर्माण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकसित भारत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं। तमाम जुमलेबाजियाँ जितनी भी हुई है, ये सब खोखली साबित हो रही है। ऐसा अगर नहीं है तो 70,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट का कोई भी अकाउंटेबिलिटी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दिलीप जायसवाल की अगर बात करें, अभी तो अशोक चौधरी की बात हो गई, आप दिलीप जायसवाल की बात करें। दिलीप जायसवाल एक मामूली किरानी था आज से 30 साल पहले। उसके बाद ये आदमी माता गुजरी कॉलेज, जो मैं इस पर आपको विशेष बताऊं, चूँकि मेरा इस पर अध्ययन है, एक मिनट थोड़ा इसको कट करिए। आज के दिलीप जायसवाल, इस जो ये प्राणी है, ये बेसिकली एक मामूली सा किरानी था 3 दशक पहले। ये आदमी, चूँकि इनके पिताजी मदन जायसवाल अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे व्यावसायिक घराने से आते हैं, और इनका एक भाई एमपी भी रहा है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे बाद। ये जो दिलीप जायसवाल था, ये बेसिकली किशनगंज में एक कॉलेज था, माता गुजरी ट्रस्ट। पहले माता गुजरी किसका है? एक सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो बिहार के जाने माने लोग थे, सिख समुदाय के, खास के पूर्णिया के, और किशनगंज एरिया में इनका व्यवसाय था। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था 90s में, उसके बाद 2000 तक ये इसको एक्टिव किया था, और बहुत ही अच्छे नेक भाव से किया था, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और इन्होंने बनाई। इस बीच में क्या हुआ कि दिलीप जायसवाल, चूँकि इसकी मंशा जो थी, ये मंशा थी कि इसको कैसे काबिज किया जाए, बिहार में
सिख समुदाय की संख्या नहीं है, तो इन्होंने देखा कि एक सुदूर इलाका है, नॉर्थ ईस्ट बिहार का अंतिम छोर है वो, तो इन्होंने देखा कि इसको डरा धमका के अपने स्टाफों को बोल के इन्होंने डरा धमका के उस कॉलेज पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद क्या किया ये समझिए आप। इन तकरीबन 500 से 1000 करोड़ का घोटाला है ये, मैं बताऊँ आप कैसे। मेडिकल कॉलेज जो इस्टेब्लिश था, ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, और परमिशन भी इनके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस समय थी, अब वो NMC हो गया। एक सीट की कीमत माता गुजरी कॉलेज में 2005 के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 करोड़ 2 करोड़, NRI सीट 3 करोड़। ये भारत सरकार के परमिशन के आधार पर ही इतने पैसे लेने का प्रावधान उस समय नहीं था। 2012 के बाद हुआ जब UPA सरकार 2 बनी। तो एक बात पुनः आपको बताऊँ, राबड़ी जी ने इसका समर्थन क्यों किया, भाई बोला, आप समझिए। जब यूपी की सरकार थी उस समय दिलीप जायसवाल ने तकरीबन 200 से 300 बच्चों का दाखिला कराया। वो राजद के और उनके राज्य के चाहने वाले मंत्रियों और MLA MP के बेटे बच्चे थे। जो आदमी आपको इंटरेस्ट होगा उसमें, अगर आपको लाभ मिलेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं आप, चाहे वो अपोजिशन हो या दुश्मन हो। तो इसलिए उनकी प्रतिक्रिया विधानसभा में रिकॉर्ड में है, आप चेक कर सकते हैं। दिलीप जायसवाल वहाँ एक किरानी से लेके ये 15-20 हज़ार करोड़ का आदमी हो गया। माता गुजरी कॉलेज का जो एसेट है वो तकरीबन 15,000 करोड़ का है, और इनके पास अस्पताल भी हैं और मेडिकल कॉलेज का एडमिशन का परमिशन भी है, और इनको ये पढ़ाते भी हैं, PG भी है इनमें, MBBS तो है ये, प्लस PG भी है। PG की सीट बिकती है इनकी 3 करोड़ में। रेडियोलॉजी एक होता है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, उसका इनका सीट भी 3 करोड़ का बिकता है। आप ये छोटी सी बात सिर्फ कही गई है अभी तक, मैं बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि इनका जो घोटाले का जो रेंज है वो बहुत करोड़ों में, हज़ारों करोड़ों में है, क्योंकि इन्होंने अपने मनमानी लूट की। इन्होंने चूँकि लूट इसलिए की कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पहले हासिल किया, और प्लेटफॉर्म पर चूँकि डेस्परेशन है, हमारे यहाँ सीटें नहीं है, तो इसको इसने मनमानी, प्राइवेट कॉलेज बिहार में नहीं था उस समय एक भी, अब 2-3 खुले हैं, तो इसलिए इन्होंने। तो ये दिलीप जायसवाल की जो काली करतूत है ये जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। आप सबको के माध्यम से ये जनता को जानना है कि एक आदमी कैसे 2000 रुपये से कैसे 20,000 करोड़ रुपया लूट कर सकता, कमाई नहीं बोल सकते इसको। इसलिए इतनी बड़ी बात को दबाए रखना, भाजपा ने जो राष्ट्रनीति की चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, उसके अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष जो हैं, इस राज्य के, इस सूबे का अध्यक्ष जो है उसका, वो आदमी लिप्त है सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में। आप इसको समझ सकते हैं कि ये भाजपा की क्या नीति रही है और क्या नीति। बिहार की जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी के नाम पर या किसी और के नाम पर वोट लेना बंद करें। जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आदमी जो राज्य का प्रतिनिधि है, राज्य का, स्टेट का यूनिट का प्रेसिडेंट है, इसके पीछे, इसकी कारी कमाई के पीछे कितने लोगों का भविष्य, कितने लोगों का भूतकाल बर्बाद हुआ, कितने लोगों का भविष्य खराब होगा, इस बात को आप समझिए। सर, हाल ही में एक मंच से जो है सम्राट चौधरी ने बताया कि एक प्रशांत किशोर को अभी जन्म नहीं लिया है। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल सही बात है। उनका कहना कि उनका पॉलिटिकल जन्म हुआ है अपनी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, बहुत सही बात है। लेकिन सम्राट चौधरी अपने जन्म के बारे में बता दें, आपने उनका जन्म कितनी बार हुआ है? सम्राट चौधरी का जन्म कितनी बार होगा? एक मनुष्य का जन्म कितनी बार हो सकता है भैया? कभी राकेश चौधरी के नाम पर, कभी राकेश कुमार के नाम पर, कभी सम्राट चौधरी के नाम पर, कभी सम्राट कुमार के नाम पर। तो ये छद्मवेशी जो ऐसे हैं, ये बिहार की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है अब कि ये बहुरूपीय जितने भी लोग हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। इनके पास पैसा आ चुका है, पावर है, इसलिए ये आपके सामने, हमारे सामने बोल रहे हैं। इनका असली चेहरा लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं छोटी सी बात करूँगा कि जब तक आपके ऊपर दोष साबित नहीं होता तब तक आप क्या है, चोर नहीं है आप। लेकिन जब होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम तो इनपुट्स दे रहे हैं, पुलिस को भी कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि हमने पुलिस को कहा कि भाई ये आदमी के खिलाफ कुछ करो, पुलिस भी नहीं उस पर एक्शन ले रही, चूँकि पावर उन्हीं के पास। तो इसीलिए सरकार को बदलने की ज़रूरत है, व्यवस्था को बदलने। इसलिए हम पब्लिक कनेक्ट की बात कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जनता को जानने का अधिकार है या नहीं। सम्राट चौधरी ने 4 बार नाम बदला, 3 बार डेट ऑफ बर्थ बदला, मर्डर केस में ये 6 महीने जेल में रहा नहीं रहा, ये तो प्रमाण है या नहीं है? पब्लिक डोमेन में जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा आप मीडिया बंधुओं को। तो ये सम्राट चौधरी नाम का जो प्राणी है, ये भाजपा का दूसरा कलंक है। एनडीए के तमाम कितने नेता हैं जिसके आप आरोप लगा रहे हैं? ये 4 अनमोल रतन के अभी हैं इस समय, 4 एनडीए के 4 अनमोल रतन हैं, जो चारों अभी के सामने, पब्लिक के सामने इनका चेहरा हमने कई बार बेनकाब करने की कोशिश की है। और आप जानते हैं इसमें से सबसे सर्वप्रथम जो है
अपने श्री सीनियर जायसवाल साहब, दूसरे हैं श्री आदरणीय परम आदरणीय मंगल पांडे जी, तीसरे हैं श्री सम्राट चौधरी जी उर्फ राकेश कुमार, और उसके बाद हैं हमारे छोटे जायसवाल साहब, संजय जायसवाल साहब, जो पिछले कई दशकों से अपना खेल रहे हैं, बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, पेट्रोल चुरा के बिलिंग करके तंत्र को लूटते आ रहे हैं, उसको अमीरी का पब्लिक लूट को अमीर की संज्ञा देते हैं बिहार में। देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की इतनी लूट नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल का बिल 10 रुपये का है या डीजल का बिल है तो उसको आप 10,000 कर दीजिए, तो आप समझिए ये सिलसिला 20 साल चला। तो अगर हर दिन 2 लाख रुपए कमाते हैं अगर आप, तो 20 साल आपने किया, तो वो कमाया तो नहीं ना आपने पैसा। तो तंत्र को लूटने का इनका पूरा सिस्टम तो अब वो पर्दाफाश हो रहा है। पहली बार कोई नेता आए हमारे सामने, इस प्रदेश के सामने, जो जनता को बोलने की साहस कर रहे हैं। आप इस बात को भी दबा देंगे तो वही हाल होगा जो पहले था। बातें दबा दी जाती थी और पब्लिक तक बातें नहीं पहुंच पाती थी। अब समय आया है कि कोई बात करे। आरोप व प्रत्यारोप की राजनीति में जनसुराज की स्थिति अभी बिहार में कहाँ देख पा रहे हैं? आप युवा हैं, आप पत्रकार हैं और आप समझते हैं सामाजिक सरोकार से भी आपका संबंध है। आप युवा के नाते आप ये समझें, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जो हमारे बातों को सुनता है, हमारे नेताओं की बातों को सुनता है, और हमारे कहीं भी किसी जगह से सोशल मीडिया हो या अखबार हो या बातचीत हो, उन तक हम पहुंच चुके हैं, उनके दिमाग में तो हम आ चुके हैं। सब ने जनसुराज, कल मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था, सैकड़ों बच्चे मिले जनसुराज के गाने पर थिरक रहे थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के गाने पर थिरकना पहली बार देखा मैंने इस 50-52 साल के एज में। आप ये समझिए कि जनता में एक विश्वास, एक उम्मीद जगी है, और इस उम्मीद को कायम रखिए, आप लोगों के हाथ में है। पब्लिक डोमेन की बात कर रहे थे आप। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि जो आज जनसुराज बना है, आज से 3 वर्ष पहले पूर्व में एनडीए के सलाहकार ही कभी प्रशांत किशोर हुआ करते थे। क्या उस समय उनके पास ये मामले नहीं थे? क्या उस समय ये जान नहीं रहे थे कि पेट्रोल पंप घोटाला हुआ, या फिर जमीन का आवंटन कोरोना के समय में मंगल पांडे जी कर देते? बहुत सारी बातें हैं। अभी उसको चुनाव के समय मुद्दे बना के परोसना कहाँ तक आप राजनीति को? बहुत अच्छी बात। मैंने कई बार अपने तौर पर, हमारे नेता ने तो कई बार कहा आप सबको, मैं आपको स्पष्ट कर दूं फाइनली, और कई बार आप पूछते हैं कि सवाल, मैं आपको बता दूं, आपकी भूमिका इस समय पत्रकार की है। आप 2 साल पहले आप पढ़ाते थे कॉलेज में, मान लीजिए प्रोफेसर थे आप, तो प्रोफेसर के रूप में आपको समाज में, पब्लिक में जाकर कैमरा लेकर अधिकार नहीं था आपके पास, ना समय था आपके पास। आज आपके पास, चूँकि आप पत्रकार हैं, आप जन सरोकार से संबंधित हैं, जनसंचार माध्यम का एक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, और इस हैसियत से आपको हमसे सवाल पूछने का अधिकार है, हमें जवाब देने का अधिकार है। उसी प्रकार जब प्रशांत जी की भूमिका 3 साल पहले, 4 साल पहले, इस परिकल्पना से पहले एक राजनीतिक सलाहकार की थी, उसमें उनका एक प्रोफेशन था, एक पेशा था। उसमें पब्लिक में वो जनता की सेवा करने नहीं आए थे, वो जनता के लिए अपने बातों को रखने नहीं आए थे। वो उस समय पॉलिटिकल पार्टी जो उनके सलाह को ले रही थी, अच्छा या बुरा, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप सलाह देने की, एक डॉक्टर के पास कोई भी आएगा, मरीज वो क्रिमिनल हो या जज हो, इलाज करेगा कि नहीं करेगा, ये पहले जज तो बाद में देखेंगे क्रिमिनल है कि चोर है क्या है। तो इनके पास एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट थे, इनके पास कोई भी आ सकता है, वो लालू भी आ सकता है, पासवान जी भी आ सकते हैं, और वो नीतीश कुमार भी आ सकते, आए थे सबने सलाह ली। तो उनकी भूमिका एज ए कंसल्टेंट, एज ए डॉक्टर की थी, पॉलिटिकल डॉक्टर की बात कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कह सकते हैं, जो भी शब्द का आप प्रयोग करें, वो भूमिका अलग थी। अब भूमिका उनकी है कि डायरेक्ट वो पब्लिक को जिताना चाहते हैं, पब्लिक को सामने लाना चाहते हैं, कि इसलिए उन्होंने जनता का राज, जनसुराज नाम रखा है, कि आप नेताओं के बजाय हम सब जनता के इंटरेस्ट की बात करें, जनता को सामने लाया जाए और जनता के हित में बात करके जनसुराज को बनाया जाए, ना कि किसी नेता को अमीर बनाया जाए। यहाँ के युवाओं को अमीर बनाया जाए, यहाँ के महिलाओं को सम्मानित किया जाए, और यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि उनको बेरोजगार और पलायन का जो ये दंश है 40 साल का, वो ना झेलना पड़े। चुनाव भी जो है बस्ता छापी है, ये हमने उनसे मांगा है, मिला नहीं है। हमने मांगा इसीलिए उनसे कि हमारा जो प्रथम उद्देश्य है, फर्स्ट लक्ष्य जो है हमारा, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, वो शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। अगर शिक्षित नहीं करेंगे आप, या तो आप राजघराने में हो, आपके पास विरासत हो, तो शिक्षा नहीं भी लेंगे तो चलेगा। जैसे लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, राजघराने चला रहे हैं, यहाँ शिक्षा, जैसे लालू परिवार राजघराना ही कहा जाए आज के डेट में, उनको शिक्षा ना भी मिले तो क्या दिक्कत है। लेकिन हमने जो पहला काम किया है, जो सोचा है हम लोगों ने कि शिक्षा को पहले प्राथमिकता दी जाए, तो शिक्षा से संभव है। अगर शिक्षा आप बच्चों को दे दें, पिलर की तरह है, तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको पलायन की या बेरोजगारी की चिंता आपको नहीं रहेगी। समाज में
अराजकता भी नहीं होगी, ऐसे क्राइम भी नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ नहीं होंगी। शिक्षा मूल आधार है हमारे जीवन का, आचरण बनता है इससे, और आचरण के साथ आपका जो जीवन है वो शुरुआत होती है। तो अच्छी नींव अगर अच्छी हो जीवन में, इसलिए शिक्षा की बात की। और हमारे प्रशांत जी चूँकि इस बात को हमेशा बोलते हैं कि भाई बच्चों को सबसे टॉप में लाओ, चूँकि वही भविष्य है हमारा। जो आदमी 60 साल का हो गया उसको जीना है, लेकिन जो बच्चे 5 साल के हैं उनको जीना बाकी है उनके लिए। तो उनको पहले उनको अच्छी स्कूलिंग दो, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन हो उस पर फोकस करना है, तब जाकर सेकेंडरी एजुकेशन हम बात करेंगे। इतना स्कूलिंग अच्छी कर दो आप, ताकि वो फर्दर एजुकेशन बढ़िया ले, वो किसी पर भार ना बने, बोझ ना बने, चाहे समाज पर या परिवार पर। आलाकमान के द्वारा तमाम संभावित उम्मीदवारों को रैली करने के लिए कहा गया है। रैली के माध्यम से क्या पब्लिक डोमेन में मैसेज दे रहे हैं? इसको रैली नहीं, इसको बदलाव यात्रा कह रहे हैं। अभी जो हमारे अंतिम चरण का जो चल रहा है, अभी कई 1-2 छोटे-छोटे काम और बचे हुए हैं, लेकिन जो ये आपने पूछा कि बिहार बदलाव यात्रा जो है, जो संभावित प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों में कहा गया, इसका प्रभाव, इसका जो उद्देश्य है ये कि आप समाज में, गांव-गांव में जाके, घरों में जाके लोगों से को देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, ताकि आपको सही समस्या का ज्ञान हो। अखबार पढ़ के ठीक है ज्ञान होता है आपको, लेकिन जब आप घर में जाएंगे तो उनके यहाँ खाना बना नहीं बना, उनकी क्या स्थिति है, उन्हें बीमार, बेरोजगार, लाचार, इस बात को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हम खुद अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं, हम रोज़ घूम रहे हैं। आज कल 3rd डे था हमारा, हमने तकरीबन 80 गांव अभी तक गए हैं पिछले 4 दिनों में, ऑलमोस्ट। पंचायत तकरीबन 22 हम जा चुके हैं। हमने ये देखा कि जो हम बता रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो कम है, बहुत कम है। असली चीज़ है कि जो प्रशांत जी बोलते हैं कि बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, उनके तन पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, ये बात बहुत सच है। अगर आप भी घूमते हैं समाज में, आप देखेंगे कि ये 100% सही है कि अभी हमारा बिहार, मैं समझता हूँ 70 से 80% वही हालात हैं जो हालात 40 साल पहले थे। इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटिक्स की थी, पॉलिटिशियन की थी। तो उन्होंने हमें कोई दिशा दशा को बदलने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। आप देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार, जो करप्शन आपके सामने है, ये जब जनता की बारी आई नहीं कभी, तो क्या करेंगे इन्होंने।